हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं डायमंड कॉमिक्स में चाचा चौधरी सीरीज़ की अगली कॉमिक्स, चाचा चौधरी और चतुर ववीरा। चतुर ववीरा। मिस बबीरा ववीरा, आज क्या परीक्षण हो रहा है। मिस दीप्ति, मैंने केमिकल्स के मिश्रण से नया लोशन खोज निकाला है। कहीं ये भी तुम्हारी कोई नई शरारत तो नहीं। मुझे कॉलेज के वे दिन याद है जब तुम केमिस्ट्री में जीनियस मानी आती थी। तुम्हारा प्यार एक हैंडसम सहपाठी संजय से हो गया था। तुम्हारे दिल को ठेस पहुंची थी जब तुम्हारे प्रेमी ने दूसरी लड़की प्रिया से शादी कर ली थी। उपहार में तुमने अपना आविष्कार किया हुआ सुगंधित पाउडर नवदंपति को दिया। वह पाउडर छिड़कने पर पति पत्नी ने सारी रात खुजाते खुजाते काटी। तुम्हें सब याद है दीप्ति। तुम फिर से जवान बनना चाहती थी ना। हाँ, मगर ये संभव नहीं। संभव है। मेरा बनाया ये लोशन तुम्हारे सफ़ेद बाल काले कर देगा और तुम 30 साल कम की लगने लगोगी। रुई पर यह लोशन डाल कर देती हूँ, अपनी सफ़ेद बाहों पर लगाओ। मैंने लोशन बाहों पर लगा लिया है। अब शीशा देखो। अद्भुत, मेरी बाहें काली हो गई। क्या इसी तरह मेरे बाल भी काले हो सकते हैं। जल्दी में निर्णय ला लो, ज़रा लोशन को सूखने दो। ओह, मेरी बाहें चेहरे से अलग हो गई। यही इस लोशन का कमाल है। पहले ये खिजाब का काम करता है, फिर सूखने पर बाल सफ़ा तेल का। निर्दयी ववीरा, तुमने मेरे साथ इतना शरारत भरा मजाक क्यों किया। दूसरों को सताने में मुझे आनंद आता है। तुम ये मजाक चाचा चौधरी, जिसका दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है, के साथ करके दिखाओ तो जानूं। उसका पता दो। मिस ववीरा ने चाचा चौधरी का पता लिया। ड्राइवर चलो। जैसे दीप्ति ने कहा, अगर वह आदमी सचमुच तीक्ष्ण बुद्धि वाला है तो उसे हराने में मुझे और भी लुत्फ आएगा। वह तो कहती थी कि चाचा चौधरी छोटे कद का है। मैं वह नहीं जो तुम समझ रही हो। चाचा चौधरी अंदर हैं। सचमुच यहाँ रहने वाले अद्भुत प्राणी लगते हैं। तुम चौधरी हो ना। मैं तुम्हें अपने आविष्कार का फ़ायदा पहुँचाने आई हूँ। तुम फिर से जवान बन जाओगे। क्या तुमने कोई ऐसी प्रक्रिया निकाली है जिससे मेरे बीते साल वापस लौट आएंगे। नहीं, ये लोशन लगने से तुम्हारे सफ़ेद मूछें काली हो जाएंगी। ये काम 2.5 रुपये वाली खिजाब की शीशी कर सकती है, मगर मेरा लोशन उम्र भर के लिए तुम्हारी मूछें कुदरती काली रखेगा। यह बात आम खिजाब में नहीं। और लगाओ और देखो। ओह, थैला खुल गया। ई चुआ। मैडम, लोशन पड़ने से तुम्हारे बाल काले हो गए। पहले इसको दूर हटाओ। इससे डरने की ज़रूरत नहीं, ये प्लास्टिक का है। ओ, मैं गंजी हो गई। मगर यह आविष्कार किया हुआ, ये तुम्हारा आविष्कार किया हुआ अपना लोशन था। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। हाय मेरे घुंघराले और मुलायम बाल। समझाने की ज़रूरत नहीं। मैं शुरू में ही जान गया था कि अगर ये स्थायी का काले बाल करने का लोशन होता तो सबसे पहले तुम अपने बाल रंगती और जवान हो जाती। इसलिए मैंने ये प्लास्टिक का चूहा उछाला था और तुम अपने ही हाथों मात खा गई। मेरी बहन सिस के घर चलो। मैं उस बूढ़े खुसट को नाको चने चबा दूंगी। सिस, मैं चाचा चौधरी से बाजी हार गई। घबराओ नहीं प्यारी ववीरा। पहले इनिंग में आउट हो जाने से क्रिकेट में हार जीत का फैसला नहीं हो जाता। अभी तुमने दूसरी पारी खेल ली है। ये लो, मेरा बनाया हुआ स्प्रे लोशन उस बुड्ढे पर छिड़क दो। निर्दयी औरतों, शर्म करो। स्प्रे से एक निर्दोष आदमी का चेहरा बिगड़ जाएगा। बहन, तुम्हारा पति आजकल ज़्यादा बड़बड़ाने लगा है। तुम्हें बकवास करने की सजा भुगतनी पड़ेगी। ये लो स्प्रे। ओ, मेरा चेहरा बदसूरत हो गया। चलो चाचा चौधरी के घर। पंख की कंपनी ने मुझे ये पेडेस्टर देकर उपकार का काम किया है। इसके तार में ये बटन लगाए जिससे पंखा चलाया जा सकता है। चौधरी, अब तुम्हारी चालाकी नहीं चलेगी। मैं ये स्प्रे छिड़क कर तुम्हें हमेशा के लिए बदसूरत बना दूंगी। तुम कुछ ज़्यादा गुस्से में लग रही हो। बैठो, पंखा चला दिया, हवा खाकर ठंडी हो जाओ। ओह, तेज हवा से स्प्रे लौटकर मेरे चेहरे पर आ गिरा। पंखा बंद करो। बदसूरती के लोशन बनाने की बजाय महिलाओं को खूबसूरत बनाने वाली क्रीम पाउडर बनाने में अपना ज्ञान लगाओ तो बेहतर रहेगा। बजट का टैक्स। शहर के बाहर ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर एक कार दौड़ी जा रही है। यह कार व्यापारी लाभक्ष की है। अगर सारा काम ठीक से हो गया तो 2 दिन में लाखों की कमाई हो जाएगी। ओह, आगे सड़क पर पेड़ गड़ा पड़ा है। सेठ, मरने के लिए तैयार हो जाओ। डाकुओं के सरदार गोबर सिंह, मैं तुमसे ही मिलने आया था। हो खूब। मेरे साथी लोगों को पकड़ कर लाते हैं, तब कोई नहीं आना चाहता, अपने आप कौन आता है। गोबर, आज तक तुमने बड़ी से बड़ी डकैती में कितना पैसा लूटा होगा। 70,000 एक अमीर आदमी के बेटे का अगवा करने पर मिले थे।
मैं तुम्हें लखपति बना दूंगा, वह भी 2 दिन में। क्या कहा? दोबारा कहना। 2 दिन में राज्य का बजट पेश होने वाला है। अगर हमें यह पता चल जाए कि किन वस्तुओं पर टैक्स लगने वाला है तो वे हम बड़ी मात्रा में खरीद कर रख लेंगे, 2 दिन बाद उन्हें बेच देंगे। लेकिन हमें यह कैसे पता लगेगा कि किन चीज़ों पर टैक्स लगने वाला है? इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। गोबर, ये बात तुम्हें राज्य के फाइनेंस मिनिस्टर से पता करनी होगी। मैं समझ गया सेठ। इस सौदे में 1/4 पैसा मैं लगाऊंगा और 3 हिस्से तुम। अगर मुनाफा आधा आधा बटेगा मगर मुनाफा आधा आधा बटेगा क्योंकि मिनिस्टर से मुनाफे वाली चीज़ों की लिस्ट तुम लेकर आओगे। वह रहा फाइनेंस मिनिस्टर का घर। फाइनेंस मिनिस्टर, मुझे बजट की कॉपी चाहिए। यह क्या बदतमीजी है? पापा चलो घूमने का टाइम हो गया। अगर तुमने मुझे टैक्स वाली चीज़ों की लिस्ट ना दी तो तुम्हारी बेटी मर जाएगी। मगर बजट की कॉपी मेरे पास नहीं है। वह मैंने परामर्श के लिए चाचा चौधरी को दी है। वह गरीब जनता का हितैषी है, मैं अक्सर उसकी राय लेता हूँ। कहीं ये कोई चाल तो नहीं? विश्वास करो। ठीक है, तुम्हारी बेटी को साथ लिए जाता हूँ। अगर पुलिस को खबर की तो इसे जिंदा नहीं पाओगे। पापा पापा, चलो चाचा चौधरी के घर। सवेरे से किन कागजों में उलझे हुए हो? राज्य का बजट देख रहा हूँ। तुम्हारे अपने घर का बजट तो बिगड़ा रहता है, राज्य का क्या सुधारोगे? अरे भगवान, ये गंभीर काम है, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। तब तक पड़ोस में जाकर हल्दी ले आऊँ। लो, आ गए हम चौधरी के घर पर। मैं बाहर इंतज़ार करूँगा। चौधरी, मुझे उन चीज़ों की लिस्ट चाहिए जिन पर टैक्स लगना है। तुम्हें कैसे पता चला कि बजट मेरे पास है? ये गुप्त रखा जाता है। इसे पहचानते हो? अंकल। चौधरी, अगर तुमने टैक्स लगने वाली चीज़ों की लिस्ट 1 मिनट में ना दी तो मैं मिनिस्टर की बेटी को गोली मार दूंगा। ये रही लिस्ट। बड़े चालाक बनते थे, कंप्यूटर से तेज दिमाग वाले। बस गोबर, अब मुनाफा ही मुनाफा है। इस लिस्ट की चीज़ों का हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक खरीद लेंगे। 2 दिन बाद गोदाम लाभक्ष। लाला, असेंबली में बजट घोषित हो गया। बस अब हम स्टॉक को बेचना शुरू करते हैं। समझ लो हम दोनों करोड़पति हो गए। हेलो जाप जाप कंपनी, हमारे पास मिट्टी के तेल का बड़ा भंडार है, खरीदोगे? सेठ लाभक्ष, उस तेल से तुम नहाओ। बजट में मिट्टी के तेल पर टैक्स कम कर दिया गया है। मिनिस्टर का विचार था कि ये वह गरीब आदमी के इस्तेमाल की चीज़ है। हेलो ठन कंपनी, हमारे पास सैकड़ों क्विंटल चीनी है, खरीदोगे? मार्केट में चीनी सस्ती बिक रही है। मिनिस्टर का ख्याल था कि लोग चीनी खाकर आपस में मीठा बोलेंगे, इससे दंगे फसाद कम होंगे। बर्बाद हो गए। ये उस गीदड़ चाचा चौधरी की करतूत है। उसने जानबूझकर मुझे उन चीज़ों की लिस्ट दी जिन पर टैक्स कम होना था। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उल्फत भाई, क्या ये भारी ड्रम ऊपर चढ़ाना है? ये काम मैं कर देता हूँ। साबू, पहाड़ी के उस तरफ एक फैक्ट्री है, ये ड्रम वहाँ पहुँचाना है। एक बार ये ऊपर पहुँच गया तो दूसरी तरफ ये अपने आप लुढ़क जाएगा। दूसरी तरफ। चौधरी, मैं तुम्हें कुत्ते की मौत मार दूंगा। गोबर, कुछ देर ठहरो। नहीं, वरना तुम फिर चकमा दे जाओगे। बचाओ! औ! लो, तुम्हारा भारी ड्रम फैक्ट्री में पहुंच गया। तो लंबू, ये तुम थे जिसकी वजह से वो भारी ड्रम मेरी कमर तोड़ता हुआ मेरे ऊपर से निकल गया। मैं तुम्हें देख लूंगा। चले आ रहे हैं हजामत करा के। धमाका सिंह, ये वक्त मजाक का नहीं, बदला लेने का है। क्या हुआ? साबू ने मेरे काम में दखल दिया। उसकी जीवन यात्रा ख़त्म कर दूँ, मगर वह इतना लंबा चौड़ा पहाड़ सा आदमी है। गोबर, तू गोबर ही रहा। ताकतवर शरीर की जगह अब हथियार ने ले ली है। छोटी कुल्हाड़ी विशाल बरगद के पेड़ को धराशायी कर देती है। लो, फॉरन स्मगल्ड ऑटोमेटिक स्टेन गन। ये एक बार में 120 गोलियां फायर करती है। इतनी गोलियां जिसको लगेंगी वह दूसरी सांस नहीं ले सकता, चाहे वह साबू ही क्यों ना हो। ठीक है, पहले मैं पहाड़ को गिराता हूँ, फिर उसके साथ ही चूहे को मारना मुश्किल नहीं। मिंटू, ये पटाखा लिए कहाँ घूम रहे हो? चाचा जी, माचिस की तलाश में हूँ ताकि इसे जलाया जाए। ये रही माचिस। एक बात और, ये पटाखा कुछ ज़्यादा धमाकेदार है। यहाँ चलाएंगे तो खिड़कियों के शीशे टूट जाएंगे। तो चलो खुले मैदान में चलते हैं। साबू, तुम्हारे लिए स्पेशल छपाकर किस्से कहानियों की किताब लाया हूँ। करीम साहब, आपने ये तकलीफ़ क्यों की? तुमने एक बार मेरे प्रेस को आग लगने से बचाया था, इसे स्वीकार करो। वाह, इस किताब में दुनिया भर के देशों की मनोरंजक लोक कथाएं हैं। इन्हें पढ़कर तुम अपना खाली समय काट सकते हो। मिल गया लंबू, पढ़ ले अपनी ज़िंदगी की आखिरी लाइन। पटाखा चलाने के लिए ये उपयुक्त जगह है। बाम! देखो तुम्हारे धमाके से क्या नज़ारा बना है। शूट करने वाली दाढ़ी। चाचा जी, क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई जुर्म करे और पकड़ा ना जाए? साबू, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। मुजरिम हमेशा पकड़ा जाता है, कोई
जल्दी कोई देर से। अगर मुजरिम बहुत चालाक हो और सारा काम बड़ी सफाई से करे तो भी वह कहीं ना कहीं गलती कर जाता है और ये उसको पकड़वाने में कारगर सिद्ध होती है। आप आगे ना जाइए, वहाँ दाढ़ी शूट खड़ा है जो राहगीरों को लूट ले रहा है। मुझे भी उसने लूट लिया। तुम तो काफ़ी ताकतवर लगते हो, फिर कैसे मात खा गए? क्या उस बदमाश के हाथ में बंदूक है? उस डाकू के दोनों हाथ कटे हुए हैं। हा हा, तुम एक हाथ कटे से लुट गए। यह हंसने की बात नहीं है। डाकू दाढ़ी शूट ने मुझ पर गोली चलाई, पर मैं बच गया। इससे पहले कि वह दूसरी गोली चलाता मैंने सारा धन उसके आगे रख दिया। तुम्हारी बात समझ में नहीं आती। सुनो, मैं पहलवान धोबी बटक हूँ। शहर में दंगल था। लाखों की भीड़ के सामने मैंने सबसे नामी पहलवान को पछाड़ दिया। लोगों ने खुशी के मारे मुझे कंधे पर उठा लिया और 1 लाख रुपया भेंट किया। मैं इन रुपयों में पौष्टिक खुराक खाऊंगा ताकि अगला रुस्तम हिंद का खिताब जीत सकूं। तभी रास्ते में एक दाढ़ी वाला बदसूरत और नाटा आदमी सामने आया। यह बैग नीचे रख दो। इस वक्त चिल्लर जेब में नहीं है, नहीं तो मैं तुम्हें ज़रूर भीख दे देता। मैं भीख की नहीं, उस बैग की बात कर रहा हूँ। गीदड़, शायद तुम नहीं जानते कि तुम किससे बात कर रहे हो। एक बार गलती से एक चोर मेरे मकान में घुस आया था। मैंने उसकी इतनी हड्डियाँ कड़काई कि उसने तय किया कि दोबारा कभी वो पहलवान के घर में सेंध नहीं लगाएगा। तुम शायद मरना चाहते हो। तुम्हारे तो दोनों हाथ ही नहीं है। तुम शरीर पर बैठी मक्खी भी नहीं उड़ा सकते। थाय! जो काम मेरे हाथ नहीं कर सकते वो मेरी दाढ़ी करती है। ये वार्निंग शॉट था। बाप रे, दाढ़ी है ये तो नाली। मैं वहां से भागा तो यहाँ आकर सांस ली। सचमुच तुम्हारी कहानी बड़ी विचित्र है। दाढ़ी पिस्तौल की तरह फायर करे, ऐसा पहले कभी नहीं सुना था। जो कुछ मैंने कहा, क्या तुम्हें उस पर यकीन नहीं है? तो फिर उधर क्यों जा रहे हो? वापस चले जाओ। आगे दाढ़ी शूट डाकू खड़ा है, उसने मेरे सारे रुपए छीन लिए। उसने मेरे जेवर ले लिए, मुझे लूट लिया। साहब, ये दाढ़ी शूट जल्दी करोड़पति बन जाना चाहता है। तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है। मुझे अमीर बनने में तुम भी सहयोग दो और जल्दी से जेबें ढीली करो। हमसे शायद तुम्हें चंदा ना मिले। थाय! बदतमीज जबान लड़ाता है। चूहे, तेरी ये हिम्मत! तुमने बहुत लोगों को लूटा और सताया है। मैं तुम्हें पकड़कर पिंजरे में बंद कर दूंगा। ओ, तुमने मेरा गुस्सा और भी भड़का दिया है। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें मसलने जा रहा हूँ। नहीं साबू, इसे मत मारना, इसे ज़मीन पर उतारो। तुम्हें चाचा चौधरी का शुक्रगुजार होना चाहिए। शायद तुम्हें तुम्हारी टूटी बाजुओं पर रहम आ गया। फिर किन बाजुओं की बात करते हो साबू? ये तो नकली हैं। प्लास्टिक की चमक दूर से दिखाई दे जाती है। दाढ़ी से गोलियां चलने का रहस्य, वह इसके असली हाथ है जो पिस्तौल थामे रहते थे। जब पिस्तौल चलती थी तो लगता था गोलियां दाढ़ी से जा रही हैं। दाढ़ी तो घनी और लंबी है। वह भी नकली है। दरअसल ये आदमी गंजा है। तुमने लोगों से लूटा धन खा छुपाया है। जब सब भेद खुल गया तो रुपए पैसों के बारे में भी बता दूं। आओ मेरे साथ, गुफा के अंदर चलो। तुम काफ़ी धन इकट्ठा कर चुके थे। इस सब की गठरी बांधो। मुझे कहाँ ले जा रहे हो? पुलिस थाने। शहनशाह चक्कर में। शहनशाह, तुम्हारे ये ठाट, टेरिलीन की शर्ट, इंपोर्टेड चश्मा और कीमती सिगार, तुम तो पॉकेट मार थे। लॉटरी निकल आई है। खचरू, मैंने बिजनेस शुरू कर दिया है। दफ्तर कहाँ है? यहीं। मगर मुझे तो आसपास किसी दफ्तर का बोर्ड दिखाई नहीं देता। अच्छा, समझ गया। समुद्र से नमक निकालने या स्टीमर चलाने का ठेका ले लिया होगा, तभी तुम हमेशा यहीं खड़े दिखाई देते हो। नहीं, ये बात नहीं है। जो लोग अकेले समुद्र में नहाने आते हैं, मैं उनके कपड़े उठाकर भाग जाता हूँ। कपड़ों की जेबें खाली करके उन्हें बाजार में बेच देता हूँ। धंधा चल निकला है। ठहरो, कुछ क्लाइंट्स इधर आ रहे हैं। साबू, समुद्र शांत है, आओ 2-4 डुबकियाँ लगा ले। जो समुद्र में नहाने का लुत्फ है वह म्यूनसिपालिटी के नल में कहाँ? पता नहीं चाचा जी कानों में क्या लगा रहे हैं। कानों में पानी ना भर जाए इसलिए कार्क लगा रहे होंगे। वाह, ठंडी हवा और शीतल जल। चाचा जी, क्यों ना पानी के अंदर डुबकी लगाई जाए? ठीक है साबू, यही मौका है। खचरू, भागो, इससे पहले कि वे दोनों पानी की सतह पर आए। हमें 9 to 11 हो जाना चाहिए। ये दरी उठाओ, नीचे तुम्हें एक बोर्ड मिलेगा, उसे भी उठाना। खचरू, तहखाने में आ जाओ, ये सबसे सुरक्षित जगह है। कपड़ों की जेबें टटोलो, जितने पैसे हो निकाल लो। खाली कपड़े चोर बाजार में बेच देंगे। साबू, गहरे पानी पैट अच्छी रही, अब तट पर चलें। चाचा जी, आपके कपड़े नज़ारा दें। अब आप घर कैसे जाएंगे? अरे, आपको कपड़े खो जाने की जरा भी फिक्र नहीं। आप तो ऐसे निश्चिंत बैठे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। शहनशाह, इस पैंट की जेब से एक घड़ी निकली है, कीमती लगती है। टिक टिक। साबू, आओ।
अगर 1 मिनट में तुम मेरे कपड़े और घड़ी लेकर ऊपर ना आए तो मैं हमेशा के लिए तहखाने का दरवाज़ा बंद कर दूंगा। नहीं, ऐसा मत करना, हम आते हैं। ये रहे तुम्हारे कपड़े। आज तक यहाँ कोई नहीं पहुँचा, तुम कैसे पहुँच गए? मेरी पैंट की जेब से जो घड़ी तुमने निकाली उसमें एक छोटा सा माइक्रोवेव ट्रांसमीटर फिट है। मेरे कानों में जो प्लग है वह दरअसल इलेक्ट्रॉनिक रिसीवर है। इनकी वजह से मुझे पता चलता है कि घड़ी कहाँ है। आँखों की दवाई। चाचा जी, मैं नत्थू की टाल पर लकड़ी काटने जा रहा हूँ। ठीक है साबू, उससे तुम्हारा व्यायाम हो जाएगा और नत्थू की लकड़ी कट जाएगी। कहो कवि राय, कोई नई कविता लिखी? नहीं, मेरी आंखें कमज़ोर हो गई हैं, कविता लिखना छूट गया है। तुम ओजस्वी कवि हो, चश्मा क्यों नहीं लगा लेते? डॉक्टर का कहना है कि मेरी आंखों में बीमारी लग गई है, चश्मा बीमारी का इलाज तो नहीं। 1 मिनट ठहरो, मेरे पास दवाई है, उसे मैं अंदर से लाता हूँ। लो, ये दवाई वज्रदेव ने हिमालय की जड़ी बूटियों से बनाई थी और मुझे दी थी। इस लोशन की एक बूंद दोनों आंखों में डालो। चमत्कार, मेरी आंखें ठीक हो गई, मैं पढ़ सकता हूँ। धन्यवाद चाचा चौधरी, अब मैं फिर से कविता लिखूंगा। तुम्हारी आंखों की रोशनी 100 साल तक कमज़ोर नहीं होगी। एक जगह जादूगर गगन बश। सुग्गा, जादू के खेल दिखाकर थोड़ा थोड़ा पैसा कमाने में कुछ नहीं रखा। कोई ऐसा धंधा करे जिससे हम एकदम अमीर हो जाएं। चाचा चौधरी के पास लाख आंखों की एक ऐसी दवाई है जिसका एक कतरा डालने से आदमी की निगाह 100 साल तक खराब नहीं होती। अंधे हो रहे आदमी को अगर ये पता चल जाए कि दवाई डालने से उम्र भर के लिए उसकी आंखों की ज्योति मध्यम नहीं पड़ेगी तो वह एक बूंद दवाई के लिए 10,000 रुपये देने को तैयार हो जाएगा। वह मिलेगी कैसे? साबू का भेष बना कर जाओ। तिलिस्मी ग्लोब, दिखाओ साबू कैसा है। सचमुच यह प्रभावशाली प्राणी है। जम जम मुझे साबू बनाओ। गगन बख्श, तुम बिल्कुल साबू लगते हो। चाचा चौधरी के पास वह दवाई कितनी होगी? पूरी शीशी भरी है। तब तो मैं लाखोंपति बन जाऊंगा। एक बूंद 10,000 रुपये की बेचूंगा। साबू चाचा चौधरी का विश्वास पात्र है। वह इतना लंबा चौड़ा क्यों है? साबू जुपिटर का वासी है। एक बार वह पृथ्वी पर आया था, तब से चाचा चौधरी के पास रहता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तब तो चाचा चौधरी आंखों की दवाई जल्दी मुझे थमा देगा। अभी से मन में लड्डू मत फोड़ो। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है, उसे मात देना मुश्किल है। मुश्किल को आसान बनाना गगन बख्श का काम है। वह सामने चाचा चौधरी का घर है, वह लाल पगड़ी पहने होगा। मैं चला। साबू, तुम आ गए? रास्ते में एक असहाय बूढ़ा आदमी मिला। अगर उसकी आंखों में दवाई न डाली तो वह अंधा हो जाएगा। मुझे दवाई दीजिए, जाकर वह उसकी आंखों में डाल देता हूँ। ज़रा अपना वह हथौड़ा उठाकर मकान के पिछवाड़े रख दो। ठीक है, मैं इसे पिछवाड़े रख कर आता हूँ, तब तक आप दवाई लाइए। नहीं, इसे अब पिछवाड़े में रखने की ज़रूरत नहीं। अजीब आदमी हो, कभी कहते हो इसे वहाँ रखवाओ, कभी नहीं रखो। मैं देखना चाहता था कि तुम असली साबू हो या नहीं। साबू दाएं हाथ का व्यक्ति है, जबकि तुमने हथौड़े को बाएं हाथ से उठाया। अगर तुमने आंखों की दवाई मेरे हवाले ना की तो मैं हथौड़े से तुम्हारी खोपड़ी तोड़ दूंगा। तुम अब वह नहीं कर सकते। पीछे देखो। मेरा हमशक्ल, लेकिन यह असली है। मैं हथौड़े से असली साबू को भी मार सकता हूँ। धड़ाक! ओ, देखा, यह है दाएं हाथ का इस्तेमाल। एक ही मुक्के में वह अपने असली रूप में आ गया। गगन बख्श, क्या तुम्हें अब भी आंखों की दवाई चाहिए? नहीं, अब मुझे गाल की सूजन मिटाने के लिए मरहम चाहिए। गोमा और बीनू। गोमा, हमने अच्छा किया जो कॉलेज से गोता मार दिया। बीनू, क्लास में बैठकर प्रोफेसरों के नीरस लेक्चर सुनने को अपने में धैर्य कहाँ। पुर्तगाली वास्को डी गामा ने कैप ऑफ गुड होप का चक्कर क्या लगाया, हमें हमेशा के लिए चक्कर में डाल दिया। आज हम सारा दिन मस्ती करेंगे और दिल बहलाएंगे। जब कॉलेज की छुट्टी का समय हो जाएगा तब घर चले जाएंगे। हमारे माँ बाप समझेंगे कि होनहार बेटे पढ़कर आ रहे हैं। ओह, गाड़ियों की बेशुमार आवाज़ों से लगता है कि सड़क पर बड़ा ट्रैफिक है। मैं देख नहीं सकता, उस पार कैसे जाऊं? गोमा, आओ सूरदास से थोड़ी मस्करी करें। आइए, मैं आपको सड़क पार करा दूं। भगवान तुम्हारा भला करे, मुझे चाय पीने होटल में जाना है। हम सड़क पर आ गए हैं, जाइए, होटल सामने है। ओह बचाओ, मैं कहाँ गिर गया? एक बुढ़ापा, दूसरी ऊपर से अस्थमी की बीमारी। अगर डॉक्टर से दवाई ना लानी होती तो मैं घर से ना निकलती। चलते चलते थक गई, थोड़ा विश्राम कर लूँ। सामने देखो बुढ़िया, क्यों ना उससे दिल लगी की जाए। वे हमारे पीछे भाग नहीं सकती। बुढ़िया, ये छड़ी क्या बच्चों को मारने के लिए रखती हो? नहीं बेटा, एक ज़माना था जब मैं जवान थी, तब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तब मैं सर्कस की कलाकार थी। लाखों दर्शकों के सामने में बिना संतुलन खोए रस्सी पर चलती थी। अब ये हाल है कि इस छड़ी के बगैर
एक कदम नहीं चल सकती। बुढ़िया, हम तुम्हें एक बार फिर बगैर छड़ी के चलता देखना चाहते हैं। बेटा, अब ये संभव नहीं। संभव है, अगर ये छड़ी ना रहेगी तो तुम खुद ब खुद चलोगी। काक! तुमने मेरा सहारा क्यों तोड़ दिया? अब मैं घर कैसे पहुंचूंगी? हा हा हो हो। दादी, आओ मैं तुम्हें घर पहुंचा दूं। बीनू, अब ऐसा मजाक करेंगे जिससे पैसों का लाभ भी हो। तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है गोमा। देखो, वह आदमी खड़ा है। अगर हम उसकी पगड़ी उतार लें तो उसे बेचकर मैटनी शो के पैसे हो जाएंगे। ये पगड़ी तुम्हें नहीं जचती, हमें से ले जा रहे हैं। ग्रर, वो पीछे आ रहा है। आओ आओ आओ। उससे पीछे छुड़ाना मुश्किल हो गया है। इस हवेली में घुस चलो। आओ आओ। बचाओ! तुम कौन हो? यह सवाल मुझे पूछना चाहिए। चाचा चौधरी की पगड़ी लेकर क्यों आए? हम कॉलेज से भागे हुए विद्यार्थी हैं। पढ़ाई से जी चुराना अच्छी बात नहीं, वापस जाओ। कॉलेज धड़ाम आए, कमर टूट गई। पगड़ी ले आए। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं चाचा चौधरी सीरीज़ की अगली कॉमिक्स में किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।